कहते हैं कि युवा जिन्होंने जगत का मुंह मोड़ दिया हो, आज का मंच धन्य है जो ऐसे हमारे बीच में वैद्य आचार्य बालकृष्ण जी, विश्व प्रसिद्ध आयुष विशेषज्ञ, जिनकी साधना ने आयुर्वेद को घर घर पहुंचाया। इसका श्रेय अत्यंत आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ परम श्रद्धेय वैद्य आचार्य बालकृष्ण जी को। आयुर्वेदम जगत सारम, जो व्यक्ति स्वयं का नहीं समस्त मानवता का उपचारक बन जाए वही आचार्य कहलाता है। आज इस मंच पर पधारे हैं आयुर्वेद के आधुनिक युग पुरुष, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी। एक बार पुरजोर स्वागत हो जाए। भारत माता की वंदे। अद्भुत संकल्प के साथ में यह आयोजन यहाँ पर चल रहा है और इस आयोजन में जो आयुष परंपरा में जो आयु वृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं, जिन्होंने देश विदेश में उस आयुर परंपरा को, आयुष परंपरा को, योग परंपरा को पहुंचाने में बड़ी अपनी महती भूमिका निभाई है, ऐसे हमारे परम सम्माननीय आदरणीय योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र जी, आपका बहुत अभिनंदन है। मंच पर हैं आप, शतायु हों, उससे भी ज़्यादा आयु आप प्राप्त करें, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। और हमारे मध्य में आयु तो पता नहीं पर देखने में तो जवान लगते हैं, ऐसे हमारे बहुत ही सम्माननीय त्रिपुरा के हमारे राज्यपाल जो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी, जो बहुत समय से, यद्यपि हम आज पहली बार मिले हैं, पर श्रद्धेय स्वामी जी से योग में, कार्यक्रम में, बाकी आयोजनों में आप बहुत बार मिले हैं। आपकी एक दृष्टि है, सोच है सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हमारी परंपरा के लिए, इसलिए आप यहाँ पर हैं। तो महामहिम राज्यपाल जी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके इस निष्ठा के लिए, आपकी भावना के लिए हार्दिक हम स्वागत करते हैं। और इस मंच पर दूसरे हमारे योग गुरु देशराज जी, ये सदाबहार हैं, इनको कई वर्षों से हम देखते हैं, योग इनमें घटित होता है, योग को लेकर के लगे रहते हैं। एक सूत्रीय इनका कार्यक्रम है, योग योग, बस और कुछ नहीं दिखता इनको। तो इसीलिए योगमय बन करके आप योग के प्रचार के लिए लगे हैं। और आपको भी आदरणीय देशराज जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ यहाँ पर। और बहुत सुंदर है मंच, बड़ा ना हो पर व्यक्तित्व तो बहुत बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर हमारे इंटीग्रेटेड, जब इसको आयुष काउंसिल की बात हो रही थी, बहन जी ने कहा कि इसको हेल्थ काउंसिल कर दें, कर दो जी, हो गया जी, आपने बोला होगा। मैं इन भाई विपिन जी, बहुत ऊर्जावान सेक्रेटरी आपने ढूंढ रखा है। तो ये देखने में भी देखो मुस्कुराते ही रहते हैं, ये गुस्से में भी मुस्कुराते हैं। तो ऐसे आदरणीय विपिन जी, तो बहन जी ने अपना बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, आदरणीय बहन शिष्टा नड्डा जी, तो ये बड़े रूप में जाए, हम सब की यही इच्छा है। जितने यहाँ पर मंच के सामने हमारी बहनें हैं, हमारे सभी सज्जन वृंद हैं, भद्र पुरुष हैं या मंच पर हैं, और सबकी यही भावना है, यही सोच है, यही दृष्टि है। तो लक्ष्य सबका एक है, उस लक्ष्य को हमें पाना कैसे है, बस कार्य उसके लिए करना है। तो विवाद से नहीं, संवाद से, सहयोग से, जैसे अभी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सही बात है। तो हम विश्वास से, साथ से, सहयोग से सृजन की यात्रा पर निकल पड़े हैं। उस यात्रा को हमें लक्ष्य तक पहुंचा करके ही तब विराम लेना है। जब तक हमें लक्ष्य ना मिले, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी जो है, इसको बहुत वो उद्धरण दिया करते थे, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, कि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो तब तक न रुको। तो ये उपनिषद ध्येय वाक्य को हम अपना ध्येय वाक्य बना करके हम आगे बढ़ें। और जहाँ तक रही, देखिए इंटीग्रेशन की बात आते ही
कई लोगों के पेट में दर्द होता है। ये दर्द क्यों होता है, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। यदि इंटीग्रेशन सही है, चाहे वो आयुष की बात है, चाहे पूरा हेल्थ सिस्टम की बात हो, क्योंकि जैसे बहन ने एक लाइन तो एक है पर अर्थ गहरा है। हर चिकित्सा पद्धति का एकमात्र लक्ष्य है वह रोग को निर्मूल करना, रोगी को स्वस्थ करना, रोग से उसको बचाना। हर चिकित्सक का भी वही कार्य है। कोई रोगी किसी वैद्य के पास आता है, किसी डॉक्टर के पास आता है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि उसको रोगों से कैसे वो मुक्त करेगा। जब ध्येय एक है तो विवाद की कोई बात नहीं है। यदि कहीं विवाद है तो मतलब कहीं बदमाशी या कहीं उनका हिडन एजेंडा और कुछ है। वो क्या है उसका सामना करना, उसके साथ संघर्ष और फाइटिंग आप सब जानते हैं। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और हम बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। वहाँ पैथी का विरोध नहीं है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, कोई भी पैथी गलत नहीं है, पर एक हथियार वह, जैसे डॉक्टर को हम कहते हैं ना, यदि कोई सर्जरी बहन शल्य करती हैं, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो चीर फाड़ करके भी उनका लक्ष्य मनुष्य को बचाना होता है। वही डाकू के हाथ में आ जाए तो वो मनुष्य को ख़त्म करना होता है। तो कहीं कुछ पैथी वालों के हाथ में वो लक्ष्य तो था बचाना, वहाँ पर और कुछ भाव जागृत हो गए हैं, यानी वहाँ पर सिर्फ कमाई करना। अभी कई लोग कहते हैं, एक छोटी सी बात मैं कह देना चाहता हूँ कि पतंजलि को ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि हम लोग एलोपैथिक के विरोधी हैं। स्वामी जी ने कभी एलोपैथी को कोई गाली नहीं दी है। एलोपैथी के नाम पर जो लूट खसोट चल रहा है उसके ऊपर स्वामी जी ने उंगलियां उठाई है, और इसीलिए हमने ठाना है कि आयुर्वेद में, गुरु जी नागेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पतंजलि के अंदर इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का, मॉडर्न का जो क्रिटिकल केयर है, इमरजेंसी है, आईसीयू है, वो हम पतंजलि में शुरू कर रहे हैं। इससे दुनिया को ये तो पता चले। और मैं एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। देखो, यहाँ सब आदरणीय देशराज जी के शिष्य मंडली है, उनसे जुड़े हुए ज़्यादा लोग हैं यहाँ, मैंने देखा। अच्छा है, हमको तो पता था जगह थोड़ी है, हम अपने वाले भी बुला लेते तो ये पंडाल उखाड़ने पड़ते हैं इनको, तो इसलिए इतने बहुत हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारे पास लगभग, जैसे आदरणीय देशराज जी ने कहा, वो तो हमसे आयु में भी बड़े हैं, संस्था में भी बड़े हैं। हम छोटे छोटे थे तो हम सुनते रहते थे भारतीय योग संस्थान के नाम, तो इसीलिए वो तो हैं, वो तो रहेंगे ही, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। और हम गर्व से मानते हैं, आदरणीय नागेंद्र जी ने, इन्होंने इतने चेले तैयार कर दिए, देश विदेश में हैं तो हैं, बड़े हैं, आयु में बड़े। हम तो आप लोगों की परंपरा के संवाहक हैं, और कोई भी बड़ा है ना, उसको यदि अपने से आगे अपने अगली पीढ़ी निकलती हुई दिखाई देती है तो इनको संतोष होता है, इनको प्रसन्नता होती है कि हमने जो स्वप्न लिया था उसको पूरा करने के लिए कोई और आगे जा रहा है, तो चेहरे पर चमक आती है इनके चेहरे पर। इसी तरह जब आप लोग काम करोगे ना, जो आदरणीय देश राज्य जब देखते हैं कि ये सेंटर वाला ज़्यादा काम कर रहे हैं, संगठन वाला, तो कभी देखना वो आपकी शक्ल, इनको जब कहीं भी सामना हो जाए ना, आपको देखते ही इनका जो है ना आधा किलो खून बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे काम किया करो। यही नागेंद्र जी के भी यही हालत है, तो हमने देखा है। तो गुरुजन हमेशा ये आशा करते हैं कि उनकी जो शिष्य मंडली है, उनकी परंपरा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आगे बढ़ें। यही भाव हमें हर पद्धति को लेकर के भी, पद्धतियाँ विकसित होती हैं मानवता के लिए। पद्धति को लेकर के जब षड्यंत्र जुड़ता है, व्यापार जुड़ता है, व्यापार से भी बढ़कर के कहीं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ जुड़ता है, तो पैथी का दोष नहीं है। वह पैथी के नाम पर लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए विविध तरह के षड्यंत्रों को एक महिमा मंडन करने का प्रयास करते हैं। तो हमें पैथी का विरोध नहीं, षड्यंत्र का और स्वार्थ का विरोध करके मानव मात्र को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। और सब इस बात से सहमत हैं, सबके हृदय में ये भाव रहता है। कोरोना के टाइम पर वो कभी हम भूल सकते हैं कि आदमी डेड बोलते, कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है। आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं,
पेशेंट मर जाता है और 20, 30, 40, 50 लाख रुपए का बिल बना करके आप घर वालों को थमा देते। वो भूली नहीं जा सकती उस कहानी को। जब हमने प्रयास किया, उस आयुर्वेद की परंपरा से एक औषधि मिली, उस औषधि से लोगों को लाभ हुआ। लाभ होने के बाद में उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए मैं आज आपको ओपनली बता देता हूँ, करोड़ों इसलिए खर्च किए गए कि किस तरह से जो आयुर्वेद का एक लोगों में रुचि पैदा हुई है उसको फिर डाउन किया जाए। उसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ जितने मंच पर बैठे हैं सबको पता है कि कहा अच्छा गिलोय से कोरोना जैसी बीमारी ठीक हो सकती। भाई हमारे 3 ही तो इंग्रेडिएंट थे। भाई तुम कोरोनिल के नाम से खाते, चाहे तुम गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा के नाम से खाते। हमने तो ओपन कर रखा था सबको, सारी दुनिया को बता दिया था कि कोरोना की दवाई अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी है। हमने तो ओपन रखा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा पीछे बहुत सारे अखबारों में छपा कि गिलोय लेने से लीवर डैमेज होता है। यानी लोगों ने गिलोय लेना शुरू कर दिया तो लगा कि गिलोय खाएंगे तो बहुत सारी जो केमिकल वाली गोलियां हरी पीली लाल आपको लेनी नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ी तो अब गिलोय से कैसे दूर भगाया जाए। होना तो ये चाहिए था, गिलोय के ऊपर रिसर्च करके ये बताते कि हाँ सब लोग खाओ, सबको निरोग रहने में यह स्वस्थप्रद है। और जो 3 पेशेंट उठाए गए थे डॉक्टर साहब, वह पेशेंट पहले से उनको लीवर में प्रॉब्लम थी, उनको गिलोय का यानी कि गलत, मैं इसलिए मंच से कह रहा हूँ, वो पूरा डिटेल डेटा हमारे पास है। एक फॉल्स रिसर्च डॉक्यूमेंट्स तैयार कर करके उसके आधार पर आयुर्वेद को दबाने का प्रयास किया। पर हमें इस बात को कहते हुए खुशी है, यद्यपि मैंने आयुष मंत्रालय में भी सबसे निवेदन किया, बाकियों से भी कहा, फिर नहीं हुआ तो मैंने अपनी पूरी साइंटिस्ट की टीम को लगाई और बाद में उसी रिसर्च जर्नल में गिलोय से लीवर ठीक होता है यह रिसर्च पेपर उनको छापना पड़ा। तो यदि गिलोय से लीवर खराब होती तो वो लोग दोबारा नहीं छापते कि गिलोय से लीवर ठीक होती। फिर हमको पता चला कि अभी अश्वगंधा के लिए काम चल रहा है कि उसकी टॉक्सिकोलॉजी को लेकर के कि अश्वगंधा टॉक्सिक होता है। जब मुझे पता चला, हमने कहा अपनी टीम को, साइंटिस्टों को, हमने कहा लग जाओ, तुरंत काम करो। वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं उससे पहले हमको उत्तर लेकर के आना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो जीएमपी टॉक्सिकोलॉजी होती है पूरी स्टडी करी, 30 दिन की स्टडी कर करके इंटरनेशनल टॉप रिसर्च जर्नल में वो पब्लिश कर दिया। वो षड्यंत्र करते उससे पहले पहले हमने उसका सामर्थ्य को पूरी दुनिया को बताने का काम किया। तो अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं एलोपैथिक में, बहुत समर्पित लोग हैं। पैथी का दोष नहीं है, वो बुद्धि का दोष है। तो हमें इस इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम से जो सेवाभावी लोग हैं, जिनका लक्ष्य रोगियों की सेवा करना है, जो लूट खसोट से जनता को बचाना चाहते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके, एक मंच पर ला करके पुरजोर ढंग से उस आवाज़ को गुंजायमान करना है। वो गूंज सिर्फ भारत में नहीं अपितु पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, ये हमको प्रयास करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी और आज वर्तमान सरकार के नेतृत्व में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, परंतु बहुत कुछ करना बाकी भी है। अच्छा होने का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ हो गया है। अच्छा होने का अर्थ यह है कि रास्ता तो बन रहा है धीरे धीरे, पर चलना तो अपने आप को ही पड़ेगा। हमको प्रयास करना होगा। सरकार की एक सीमा होती है, सरकार की मर्यादा होती है। यदि संस्कृति और आयुष और हमारी परंपराओं के प्रति सरकारों की भावनाएं हैं तो ये हमारे लिए गर्व की और गौरव की बात है। पर इसमें हम सोए नहीं रह सकते, हमको चेतन होना होगा, हमको जागृत होना होगा। इसके लिए पतंजलि और भी बहुत सारा काम कर रहा है, क्योंकि समय कम है। पर संक्षिप्त में ये जानिए कि जब हम आयुष की बात कर रहे हैं, बहन जी मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा जितने भी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसको इंस्टेंट जितने मेडिकल जो सिस्टम है, आप पूरी दुनिया के अंदर में मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, क्योंकि हम लोगों ने एक बड़ा काम किया है। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया में लगभग 1,25,000 पृष्ठों का 109 वॉल्यूम हमने तैयार किया। उसके अंदर पूरी दुनिया के 2000 ट्राइब्स, पूरी 2000 ट्राइब्स जो सारे संसार में जितने भी थे, उनमें क्या पद्धतियां हैं, कौन से पौधे प्रयोग होते हैं। इतना ही नहीं,
उसके अलावा जितने भी दुनिया के अंदर उन पौधों के लगभग 2200 भाषाओं में तो उन पौधों के नाम हैं। इसके अतिरिक्त जो पूरे संसार के अंदर में अलग अलग कितनी चिकित्सा परंपराएं हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर 964 हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, 964 पर। और एक मज़ेदार बात बताऊं, एलोपैथिक को हम कहने को तो चिकित्सा पद्धति कहते हैं, वस्तुतः एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है, वो हीलिंग प्रैक्टिसेस है। तो जो चिकित्सा परंपरा में एलोपैथिक फिट बैठता है, चिकित्सा पद्धति में नहीं, क्योंकि पद्धति में सिद्धांत होता है, एलोपैथिक में सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत वो एक दिन में नहीं बनता है, उसमें कई सदियां लग जाती हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो उन पद्धतियां कौन सी हैं, तब हमने बहुत गहराई में देखा पद्धति क्या है। पद्धति वस्तुतः वो चिकित्सा नहीं है, पद्धति है रोगों से बचने के जो उपाय हैं। प्रिवेंशन कह करके एलोपैथिक वाले भी बोलते हैं, हम लोग भी तो कहते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, एक लाइन सब याद कर लेना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम, इतना ही काम है। तो योग क्या करता है, आप योग करोगे तो बीमार होने से बचोगे ना। परंतु अब आयुर्वेद क्या कहता है, कई बार आप गलती करते हो, आयुर्वेद कहते ही हमको चूर्ण, गोली, अवलेह, पाक, ये आयुर्वेद का एक पार्ट है, एक अंग है, ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। अरे भाई, जो बीमार नहीं हो तुमको बीमार नहीं होने देना, वो आयुर्वेद है। तो बीमार कैसे नहीं होंगे आप, इसके लिए ऋषियों ने क्या कहा, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या। योग क्या है, वो दिनचर्या का ही पार्ट है। व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, योगाभ्यास, वो आयुर्वेद में जो दिनचर्या के पार्ट में है। संध्या वंदन तक भी, ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं वह उसके अंतर आती हैं। यदि उसको आप करोगे तो फिर आप रोगों से बचोगे। तो यह एक स्वस्थ रहने की परंपरा, तो यह परंपरा को हमें लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम एलोपैथी के विरोधी नहीं है, पर मैं एक निवेदन कर दूं, बहन जी यहाँ बैठी हैं, एलोपैथिक जरूरी है, परंतु एलोपैथिक से दुनिया रोग मुक्त नहीं हो सकती। क्यों भाई, एलोपैथी का रॉ मटेरियल तो पेशेंट है। रोगी आएगा तो हॉस्पिटल भरेगा, नहीं भरेगा तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा, हॉस्पिटल नहीं चलेगा तो जो आजकल तो टारगेट दिया जाता है। अभी हमने जैसे इंटीग्रेटेड का जो हमने सुना ना, जब हमने कहा हम क्रिटिकल केयर इमरजेंसी शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर का जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, कह रहे गुरुजी हमको टारगेट दो, टारगेट में कमीशन, बाकी सैलरी। ओपन सीक्रेट है ये पूरे देश के अंदर, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर तनख्वाह अलग होती है, पेशेंट टारगेट के नाम पर अलग से पैसा मिलता है, ये ओपन है। तो जो टारगेट होगा तो रोगी तो टारगेट होने से तो फिर रोग की चिकित्सा मुख्य नहीं होती है चिकित्सक की। तो हमें इस देश में ये हर चिकित्सक रोग की चिकित्सा को प्राथमिकता दे, इसके लिए इंटीग्रेटेड ये हेल्थ काउंसिल की आवश्यकता है। इसका प्रयोजन यही है कि जो संवेदनाएं विलुप्त हो गई है, उन संवेदनाओं को पैदा करा करके रोग हित सर्वोपरि कराना, वो हमारा लक्ष्य हो। यही सबका होना चाहिए, अच्छे चिकित्सक का यही कार्य होता है। तो मैं बता रहा था, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में 3,60,000 प्लांट्स हैं लगभग, उनमें से हमने 50,000 पौधों के औषधीय गुणों का वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया पहली बार पूरी दुनिया में पतंजलि ने प्रकाशित किया। अब दूसरा जो बड़ा काम हम कर रहे हैं, वो दूसरा बड़ा काम क्या कर रहे हैं कि जो पूरी पद्धतियां हैं, पद्धतियां मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, चिकित्सा पद्धतियां दुनिया में सिर्फ 9 हैं, यानी जिनका अपना सिद्धांत है। और मज़ेदार बात क्या है जो आपको जानना चाहिए, उनमें से देखो आयुर्वेद हम सबको पता है, दूसरी एक पद्धति है साउथ से, उसको बोलते हैं सिद्धा, उसका भी अपना सिद्धांत है, आयुर्वेद सिद्धा। तीसरा हमारे यहाँ प्रचलन में है जिसको हम यूनानी बोलते हैं, उसका भी सिद्धांत है। चौथा है सुआरिप्पा,
तो सुआरिप्पा या तिब्बतियन सिस्टम हम कहते हैं, उसका भी अपना सिद्धांत है। तो दुनिया में 9 पद्धतियां हैं, 9 में से 4 तो भारत में ही हैं एक तरह से देखें तो। जो 5 बच गई उनमें से एक चाइनीज है, एक जिसको आप ग्रीक और इजिप्ट यानी यूनान और मिस्र 2 पद्धति हो गई। बाकी जापान और कोरियन, इनका भी अपना चिकित्सा सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त किसी भी पद्धति का कोई अपना चिकित्सा सिद्धांत नहीं है। यानी उन 9 पद्धतियों के अंदर वह ये बताया जाता है कि रोगी न हो इसके लिए क्या उपाय करें, और इनको भी इंटीग्रेशन की आवश्यकता है। कई बार दक्षिण में हम सिद्धा वाले कह देते हैं कि आयुर्वेद वालों ने हमारी कॉपी करी, आयुर्वेद वाले कहते हैं कि नहीं हम पुराने हैं। तो ये जो लड़ाई विवाद झगड़े से बाहर निकलना होगा। और मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शरीर एक है ना भाई, जिनसे शरीर बना है वो तत्व तो वही है, अग्निवायु आकाश पृथ्वी जल आदि जो तत्व हैं। उनको वर्गीकरण का जो भेद है, नामकरण कुछ भी हो जाए, तत्वों में भी कोई भिन्नता नहीं है। तो भिन्नता नहीं है तो फिर गड़बड़ कहाँ है? मैंने बहुत गहराई से देखा, जैसे हमारे आयुर्वेद में हम अष्टविध आयुर्वेद की बात करते हैं, वात पित्त कफ सिद्धांत की बात करते हैं, वो आयुर्वेद में बड़ी प्रखरता के साथ में, प्रमुखता के साथ में, बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ वर्णन है। मैंने देखा कि सिद्धा की विशेषता क्या है, जरा देखूं, क्योंकि हमारे आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी बहुत चर्चा करते हैं पंचकोश की। पंचकोश का आयुर्वेद में कम वर्णन है, सिद्धा में वर्णन है। योग में तो वर्णन है पंचकोश का, पर आयुर्वेद में कम है, सिद्धा में पंचकोश का ज़्यादा वर्णन है। क्योंकि कोशों का वर्णन, कोशों के आधार पर चिकित्सा की बात सिद्धा में की गई है। और फिर मैंने सोचा कि चाइनीज वगैरह में क्या विशेषता है, तो चाइनीज है, कोरियन है, जापान है, इन पद्धतियों में ऊर्जा को, एनर्जी को चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण अंग माना गया है, जो कि हमारे आयुर्वेद में है। हम तो ऑरा की ही बात करते हैं, हम तो ऊर्जा की ही बात करते हैं। अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, चक्रों की बात, चक्रों से चिकित्सा की बात, चक्रों के अंदर ऊर्जा से उनकी शक्ति में रूपांतरण की बात, ये योग में की जाती है। तो वहाँ पर भी वो ऊर्जा की बात ज़्यादा की गई है। एक तरह से देखें तो इन सबको मिलाने से हम एक दूसरे का कहीं विरोध नहीं है, सबको एक साथ लेते हैं तो हम कंप्लीट हो जाते हैं। कहीं किसी की अधिकता है, कहीं किसी की अधिकता है, पर किसी में कोई विरोध नहीं है। तो आपको इतना ही समझना है कि हमको इस बिखरे हुए ज्ञान को, जो पूरे विश्व में बिखरा हुआ है, उसको एक जगह पर ला करके लोगों को रोगों से निर्मूल करने के लिए जो जरूरी है वह लोगों तक पहुंचाने का काम हम सबको मिलकर के करना है। यही आज की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मॉडर्न पैथी इमरजेंसी के लिए ठीक है, क्रिटिकल केयर कभी आपत धर्म के लिए है, वह अल्टरनेटिव सिस्टम है। और आयुष आयुर्वेद ये जीवन पद्धति है। हमने कहा ये आयुर्वेद को हमने अल्टरनेटिव सिस्टम बता दिया। भाई अल्टरनेट तो बिना आयुर्वेद को तो आप एक दिन भी नहीं जी सकते हो। जो सुबह उठ करके पानी पीते हो वो आयुर्वेद है, सुबह नाश्ता खाते वो आयुर्वेद है, जो जीरे के छोंक लगा के हींग खाते वो आयुर्वेद है, जूस पीते वो आयुर्वेद है। जो कुछ भी कर रहे हो, यानी सेहत को बनाने वाले जो भी काम कर रहे हो वो आयुर्वेद है। सेहत को बिगाड़ने के जो भी काम कर रहे हैं उसके बाद फिर अल्टरनेट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आयुर्वेद मुख्य पद्धति है। बस मेरा समय बहुत हो गया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आदरणीय बहन जी को और माननीय हमारे गवर्नर साहब त्रिपुरा से आ रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, देखो भारतवर्ष में कितना सामर्थ्य है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री माणिक साहा जी से मिलकर के आया था। अभी क्योंकि मैं रिसर्च करते करते वो बात, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, संक्षिप्त तो मैं बता देता हूँ आपको 2 मिनट में। 2 मिनट बोल ही दो ना। तो 2 मिनट में देखो, हमसे कई लोग पूछते हैं कि आयुर्वेद कितना पुराना है, और भारत में प्रायः हम ऐसा मानते हैं 5000 साल पुरानी पद्धति, सब आयुर्वेद वाले भी ये कहते हैं। और चरक सुश्रुत को हम 3000 में ले जाकर टेक देते हैं। चरक और सुश्रुत का काल वह लगभग 6000 साल बनता है, उसके ऊपर अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि मेरे को जो बहुत ये हुई कि हम कितने पुराने, मैंने माननीय गवर्नर साहब मेडागास्कर से फॉसिल्स मंगाए, जो पेट्रीफाइड वुडन फॉसिल, ये बताने के लिए देखो 20 करोड़ वर्ष का ये पेड़ है तो हम भी 20 करोड़ वर्ष पुराने तो होंगे। तो मैं त्रिपुरा गया, बहुत तरह के पेट्रीफाइड वुड फॉसिल्स देश के अंदर, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में है। मैंने त्रिपुरा में देख करके मैं चौंक गया
इतनी जैवीय संपदा के साथ में वो प्राचीन धरोहर भी वो आपके प्रांत में बहुत है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि इसके ऊपर भी हम रिसर्च करेंगे, क्योंकि उससे हमारी परंपराओं के प्राचीनता को सिद्ध करना में, क्योंकि उससे सहयोग मिलता है। तो हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ में अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को स्थापित करने का समय आ गया है। तो वह काम भी पतंजलि कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।